नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, चर्चा बाज़ार की करेंगे। बाज़ार की चर्चा करने से पहले ये जान लेंगे आज क्या कौन से विषयों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को धमकाया है कि या तो आप हमसे ट्रेड डील कर लो, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। दूसरा, भारत की और अमेरिका की जो डील है वो अंतिम चरण में है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा संकेत दिए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम थोड़ा जल्दी ही बुलाएंगे, आपसे डील कर लेंगे। एक और चर्चा का विषय रहेगा कि जो कभी एक ही दांत की कटी हुई रोटी खाते थे डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क, आज वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सवा रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इस विषय पे चर्चा करेंगे। दूसरा, फर्टिलाइज़र भारत और चीन की डील कहाँ तक पहुँची, उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और HDB फाइनेंस और तुम्हारा जो IPO खुला हुआ था वो कहाँ पे लिस्ट हुआ और कितना लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिला। उसी बीच में तुम्हारा शुभ जो स्टील एंड पाइप का IPO था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं FII DII के आंकड़े से। जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने कल जो 1970 करोड़ रुपए की बिकवाली की, उसके अगेंस्ट में DII ने बहुत हल्की सी छोटी सी 725 करोड़ रुपए की खरीदारी की, मतलब ना के बराबर है। कुल मिलाकर FII पिछले लगातार 3 दिनों से बेच रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो चाहते हैं कि नया जो रिजल्ट सेशन है वो आने वाला है, तो क्यों ना इसी बीच में 9 तारीख की जो भारत और अमेरिका सहित सभी देशों पे जो ट्रेड वार्ता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन दे रखी है, वो भी करीब आ रही है, तो उससे पहले अपनी पोजीशन को हल्का रखा जाए। FII धीरे धीरे माल थोड़ा थोड़ा करके हल्की बिकवाली कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। शुरुआत करें सोने की, तो सोना साथियों 97,100 रुपये में बना हुआ है। चांदी की बात करें तो चांदी 1,05,100 में बनी है। KG की बात कर रहा हूँ। बाजार क्यों गिरा? बाजार गिरा विक्स का वॉलेटिलिटी इंडेक्स के कारण, विक्स बढ़ गया। बात करें डॉलर की, तो साथियों डॉलर 95 रुपये 90 पैसे पर आ गया है, जो कि 1973 के बाद में सबसे बड़ी गिरावट है। 3 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना, तो हमारे यहाँ के जो मेटल से रिलेटेड स्टॉक हैं, JSW है, इन्फास है, जो मेटल जिनका स्टील से रिलेटेड काम रहता है, वे स्टॉकों में आज तेज़ी देखने के लिए मिली। 2 ही सेक्टर हरे निशान में थे, एक था तुम्हारा मेटल, दूसरा था टायर। ये सेक्टर ऐसे थे जिनमें थोड़ी बहुत हरियाली थी, बाकी जो सेक्टर थे उनमें क्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने के लिए मिली। और बिकवाली भी ऐसी जो आदमी कंफ्यूज हो जाए आखिर चल क्या रहा है। देखो, कल डाउ जोन 400 पॉइंट ऊपर था, कारण डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि 4 दिन वो बिना बयानों के रह नहीं सकते, उन्होंने बयान दिया और बयान ऐसा दिया, हालांकि भारत के पक्ष के लिए तो उन्होंने अच्छा ही बयान दिया। उन्होंने बोला कि हम भारत के लिए बहुत जल्दी ट्रेड डील ला सकते हैं और जो भारत के साथ में डील होगी वो बहुत बेहद कम टैरिफ के साथ में होगी। लेकिन उनके लिए बेहद कम क्या है, मतलब उनके लिए हो सकता है 50% कम हो। अभी एक वहीं पे अमेरिका की सेनेट में एक संसद, मतलब जो हमारे यहाँ पे जो सांसद होते हैं, उनके एक सांसद ने एक बिल लेके आया है और वो है सेकेंडरी सैंक्शन का बिल। मतलब अगर कोई आदमी रूस से, कोई देश रूस से तेल खरीद रहा है, तो उस पर वो सेकेंडरी सैंक्शन लागू हो जाएगा। और जैसे कि भारत रूस से जो तेल खरीदता है ना, उसमें भारत और चीन आते हैं, उन पर 500% का टैरिफ की घोषणा की गई है। आगे चल के इसकी चर्चा कर लेंगे कि क्या है ये, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो साथियों, डाउ जोन में 400 पॉइंट की रैली देखने के लिए मिली और नैस्डैक S&P 500 में थोड़ा मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। तो ये मान के चलो ज़्यादा कोई घबराहट वाला माहौल था नहीं। अगर बात करें तुम्हारे कल जापान के बाज़ार की, तो जापान का बाज़ार इसलिए गिरा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई धमकी कि आप या तो हमारे साथ ट्रेड करो, और अगर आप हमारे साथ ट्रेड नहीं करते तो फिर आप जो ना अपने ऊपर टैरिफ लगाने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जापान अधिकतर जो गाड़ियां हैं वो अमेरिका में भेजता है, और जापान की जो गाड़ियां हैं वो जो अमेरिका में चल रही, टोयोटा जैसा आपने देखा होगा, टोयोटा गाड़ी जापान की है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगाने के लिए बोल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी तुम्हारा 25,400 के नीचे, और सेंसेक्स की अगर बात करें तो 84,400। और जब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो कि बड़ा हाथी था, उसमें ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। उसमें 57,000 का जो लो मतलब अपना सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद से बिकवाली देखने के लिए मिली। जैसे आप जानते हैं कि भाई इसमें निफ्टी के अंदर ज़्यादातर तुम्हारा HDFC, ICICI बैंक जैसे बड़े बैंकिंग स्टॉक हैं, तो अगर बैंक निफ्टी टूटता है तो
बैंक निफ्टी का 1000 पॉइंट टूटना, निफ्टी का 3000 पॉइंट टूटना होता है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट टूटा है तो वो 300 पॉइंट टूट देगा निफ्टी को। वो थोड़ा सा अलग से एक विषय पर चर्चा कर लेंगे। बात करें तुम्हारा संभव स्टील एंड पाइप की। संभव स्टील एंड पाइप का जो IPO था वो आज लिस्ट हो गया है। जिन लोगों ने संभव स्टील एंड पाइप के IPO में एप्लीकेशन लगाई थी, 176 का लोट था और 108 मतलब मात्र 88 रुपये पे वो इशू हुआ था। अगर लिस्टिंग की बात करें साथियों तो लिस्टिंग 111 रुपये पे हुई। अगर आप लिस्टिंग के लिए भी लगाते और लिस्टिंग पे प्रॉफिट लेकर निकल जाते तो लगभग 6000 रुपये जैसा प्रॉफिट आपको होता। अगर बात करें HDB फाइनेंस की, HDB फाइनेंस 740 रुपये पे मिला था, 20 शेयरों का एक लॉट था और 840 पे वो लिस्ट हुआ और वहीं मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला। आपको अगर IPO में लॉट हुआ है तो लगभग 2000 रुपये जैसा प्रॉफिट आपको HDB फाइनेंस में देखने के लिए मिला होगा। बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क एक ही दांत की कटी हुई रोटी खाते थे। उसके बाद में भी आज उन्होंने इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई है कि वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए एलोन मस्क ने $400 बिलियन उनके कैंपेन पे खर्च कर दिए थे। $400 बिलियन का अगर कैंपेन को आप कन्वर्ट करोगे भारतीय रुपये में तो साथियों 3200 करोड़ 3200 करोड़ रुपये उन्होंने उसके कैंपेन पे खर्च कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। उसके बाद उनको एक डोजी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, अलग से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोजी। उसका उन्होंने काम किया, अच्छे से लोगों को नौकरियों से निकाला, सबको बेरोजगार किया। उसके बाद में जब उनकी विरोध होने लगा, उनकी जो टेस्ला गाड़ियां हैं वो अमेरिका के अंदर जलाई जाने लगी, उनके शोरूम के बाहर का लोगों की भीड़ लगने लगी। उसके बाद एलोन मस्क को लगा कि यार नहीं, ये तो अपने व्यापार का नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने डोजी डिपार्टमेंट से इस्तीफ़ा दे दिया और अपने कारोबार की ओर चले गए। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप की उनके बीच में तकरार देखने के लिए मिली। अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो तकरार है वो इतनी बड़े लेवल पर हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको बोल रहे हैं कि तुम अपना बोरी बिस्तरा समेटो और साउथ अफ्रीका चले जाओ। देखो, अगर बात करें एलोन मस्क की साथियों, तो एलोन मस्क का जो जन्म है 28 जनवरी 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद में से वो यहाँ के रह गए थे। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो जन्म है वो 14 जून 1946 को हुआ था। वो तुम्हारा जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, उसमें भी जो जमैका हॉस्पिटल है उसमें हुआ था। तो इन दोनों के बीच में यहाँ तक तकरार हो गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि एलोन मस्क तुम अपना बोरी बिस्तरा समेटो और तुम अपनी साउथ अफ्रीका चले जाओ, तुम यहाँ मत रहो। दूसरी तरफ जो एलोन मस्क हैं, एलोन मस्क ये बोल रहे हैं कि अगर आपने जो जिस तरह के आप बिल ला रहे हो, ये बिल ला रहे हो, वो बिल ला रहे हो, ऐसा बिल लाए ना तो मैं एक अमेरिका की पार्टी अलग से बना दूंगा। ना तो वो डेमोक्रेटिव रहेगी और ना वो रिपब्लिकन रहेगी, वो अमेरिकन पार्टी रहेगी। उस पार्टी का मैं हेड रहूँगा, मैं एक अलग से चुनावी पार्टी बना दूंगा। मतलब दोनों में जो दुश्मनी है ना वो एक नेक्स्ट लेवल हो गई है। पहले इनकी जो रस्साकसी थी वो चल रही थी, लेकिन इस बीच में उसने माफ़ी मांग ली थी एलोन मस्क ने कि चलो ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, आई एम सो रियली फीलिंग फॉर गिल्टी। तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन इस बार तो जो लड़ाई है वो नेक्स्ट ही लेवल है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना एक बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आए हैं, उसको जो संसद में 50 और 51 से पास हुआ है। कैसे हुआ है? वो भी जो JD वेंस है जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से एक वोट डालना पड़ा, तब जाके वो पास हो पाया, नहीं तो पास भी नहीं होता। मतलब क्या है, जैसे अपने यहाँ का उनके यहाँ उल्टा समान है। अपने यहाँ पहले लोकसभा में पास होता फिर राज्यसभा में जाता है, मतलब राज्यसभा उच्च सदन हो गया। उनके यहाँ पहले उच्च सदन में पास होता फिर लोअर सदन में पास होता, फिर उसके बाद लोअर में आता है। मतलब उल्टा काम चलता है। हमारे यहाँ ऐसे चलता है। उनके यहाँ पहले राष्ट्रपति पास करता है, फिर उससे निचली सदन, फिर उससे निचली सदन, ऐसे आता है। तो कल जो वोटिंग हुई उस पर बिग ब्यूटीफुल बिल में, उसमें एक भारत के लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात है साथियों, वो है रेमिटेंस है। रेमिटेंस एक्ट मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपया भारत में भेजे और आप अमेरिका में कमाते हो तो उस पर 5% जैसा जो टैक्स है वो आपको अमेरिका को देना पड़ जाएगा। मतलब आपके जो घर पैसे आएंगे वो आएंगे 95 लाख रुपये, 5 लाख रुपये अमेरिका आपसे रख लेगा। जिसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं इस टैक्स जो बिग ब्यूटीफुल बिल है इसका जो नुकसान, मतलब इसको नुकसान गिना रहे हैं या जिसका विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि इसमें एक तो रेमिटेंस एक्ट है कि भाई अगर आपने
1 करोड़ रुपये हम भारत में भेजे तो 1 करोड़ की जगह 95 लाख आएंगे, 5 लाख अमेरिका में रह जाएंगे। उदाहरण से समझ लो, अगर सपोज करो 100 करोड़ रुपये भेजे आपने अमेरिका के जो सभी लोगों ने भारत में, तो मात्र 95 करोड़ अपने भारत में आएंगे, 5 करोड़ टैक्स के रूप में अमेरिका में रह जाएंगे। इसी तरह से मैक्सिको और तुम्हारा जो फ्रांस है, सब जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं, विरोध सभी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा भारत पे। एक उसी बिल में ऐसी भी एक मतलब है कि जो ये मैक्सिको के बीच में जो दीवार बना रहे थे ना, जो वॉल बना रहे थे, वो जिस समय पर बाइडेन की सरकार आ गई थी तो वॉल वहीं की वहीं स्थगित कर दी थी। बोले वेस्ट ऑफ मनी है, अब क्या करना है इतनी वॉल बना के, जब हमारे सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पर, फेंसिंग कर रखी है, तो वॉल बनाने की आवश्यकता है। तो इसमें वेस्ट ऑफ मनी है, तो उसको बिग ब्यूटीफुल बिल में ला के, जैसे अपने यहाँ नहीं कोई सरकार मतलब आती है या अपना मैन्युफैक्चर जारी करती है कि भाई मैं आ जाऊँगी तो आपकी 2 किलो आटा, 4 किलो गेहूँ, 2,000 रुपये महीना महिलाओं को सम्मान निधि और किसानों को ये सब दूंगी। तो उनने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने वो सारे की लिस्ट बनाई कि भाई मैंने अपने मैन्युफैक्चर में क्या क्या बोला था, और उन सबको ला के एक ही बार में पास करा दिया कि बार बार की मगजमारी होना नहीं कि ये होगा वो होगा, पूरा का पूरा बस हस्ताक्षर कर दिए, बोले अब ये लागू हो जाएगा। फिर वो उनके संसद से पास हो गया, 115 से तो वो पहले हुआ था, और इस बार भी वो अटक गया। मतलब 50 तो डेमोक्रेटिव के थे, 50 रिपब्लिक के थे, मतलब दोनों के दोनों में अटक गया। फिर जब मतलब ये ना विपक्ष वाली बात में आई, फिर एक जो जेडी वेंस है, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उनको आके अपना एक मत डालना पड़ा, अपना वोट डालना पड़ा, तब जाके ये बिल पास हुआ, जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ये। अब इसे पास करने के बाद अब ये लोअर सदन में जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आएगी डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल पास करने में। क्यों आएगी? क्योंकि वहाँ पर जो बाइडेन की काल के लोग हैं ना, वो ज़्यादा हैं, हो सकता है वहाँ अटक जाए ये बिल। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो उनकी जो ये वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो कब क्या बोल देते हैं उन्हें खुद नहीं मालूम। अब उनके पेट में कोई बात पचती भी नहीं। जैसे कि ये अगर वो बोल रहे कि जो भारत अमेरिका से ट्रेड करना चाहता है उसे रूस से ट्रेड अपना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो ये खुद चीज़ अपने आप भी ला सकते थे, लेकिन उन्हीं के साथ में एक सांसद हैं जो उनके साथ गोल्फ भी खेलते हैं, उन्होंने उनसे बोला कि तुम एक काम करो, ऐसा एक प्रस्ताव लेके आओ, उस प्रस्ताव में अपने जो सेकेंडरी सैंक्शन है, मतलब जो रसिया से तेल खरीदते हैं ना, उनके ऊपर 500% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। अल्टीमेटली इससे नुकसान अमेरिका को ही होगा, बट वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं जैसे 500% का टैरिफ से मतलब ये है, रूस ना सबसे, अगर आप टॉप 100 में देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा सैंक्शन वाला देश कौन है, तो आज सबसे ज़्यादा सैंक्शन जो झेल रहा है ना देश, वो है रूस। रूस पर 20,000 से ज़्यादा तरह के सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद में भी रूस की जो इकोनॉमी है ना, रूस की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो घाटे में नहीं है, फायदे में है। कारण है अमेरिका की जो नीतियां हैं वो। देखो, इन्होंने टैरिफ लगा दिया, टैरिफ के साथ साथ में एक चीज़ और भी थी कि आप सेकेंडरी दूसरी तरह से व्यापार कर सकते हो, तो माल रूस का ही बिक रहा है, बट वो दूसरे रास्ते से बिक रहा है। जैसा रूस जितना भी कच्चा तेल बेचता है ना, जितना भी क्रूड ऑयल बेचता है ना, उसे ज़्यादातर 71% चाइना और भारत खरीदता है। पर रूस पूरी दुनिया की सप्लाई चेन है। रूस से भारत कच्चा तेल, कोयला, गैस, ये सब चीज़ें खरीदता है और फिर उसको रिफ़ाइन करके दूसरों को बेचता है। देखो, जैसे अगर बात करें हमारी रिलायंस कंपनी की, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, रिलायंस कंपनी ने अमेरिका को 6,800 करोड़ रुपए का तेल बेचा है। अब सोचोगे यार ये कैसे कर दिया? देखो, हमने रूस से ख़रीदा तेल, क्रूड ऑयल, उसको अपनी जामनगर रिफाइनरी में रिफ़ाइन किया और उसे अमेरिका भेज दिया। ऐसे ही हम यूरोप में भेजते हैं, ऐसे ही हम दूसरे देशों में भेजते हैं। तो वो तेल कौन भेज रहा है? भारत भेज रहा है। तो उसको देखते हुए रूस ने क्या करा, एक अपनी नायरा, जो आप जानते हो नायरा का पेट्रोल पंप पे भी रहते हैं, उसकी एक रिफाइनरी भारत में डाल दी। बोले अब जो मतलब अगर कोई यूक्रेन है या मतलब अन्य कोई देश है, वो किससे तेल खरीद रहा है? वो तो भारत से खरीद रहा है। और सैंक्शन किस पे लगे हैं? सैंक्शन तो रूस पे लगे, बट वो जो तेल भारत से खरीद रहा है वो तेल तो रूस का ही है। तो इसीलिए सेकेंडरी सैंक्शन लाने के ऊपर चर्चा चल रही है कि इस बार सेकेंडरी सैंक्शन लाया जाए, जिससे उन देशों की भी कमर पर चोट पहुंचाई जा सके, अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचाई जा सके, जो देश रूस से तेल लेते हैं उसको खरीदते हैं और उसके बाद फिर उसे रिफाइन करके दूसरे देशों में भेज देते हैं। रिलायंस को रिलायंस इसीलिए नहीं कहा जाता है। रिलायंस ने 6,800 का तेल तो रूस से खरीद के उसे रिफाइन करके अमेरिका को टिका दिया, बोले ले जाओ। बात कर लेते हैं चीन की।
चीन से भारत की जो फर्टिलाइज़र को लेकर के, स्पेशल फर्टिलाइज़र को लेकर डील है ना साथियों, वो बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, मतलब बिना किसी ऑफिशियल अध्यादेश के, उसके बाद भी उसे डील लिस्ट में अटका के रखा है। मतलब ना तो उन्होंने ये बोला लीगल रूप से कि हम इसे बंद कर देंगे, मतलब हम आपको तेल नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, चीन ने, या हम आपको रिफाइन मतलब जो स्पेशल फर्टिलाइज़र है वो नहीं देंगे, बट दे भी नहीं रहा। ना उसने ये बोला मैं रियल अर्थ मटेरियल्स भारत को नहीं दूंगा, बट दे भी नहीं रहा। इस तरह से अटका रखे। हालांकि जो हमारे सुरक्षा मंत्री या रक्षा मंत्री हैं अभी, राजनाथ सिंह, वो भी चाइना में है। अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार, वो भी चाइना में है। क्योंकि हमारे ना कई मुद्दों पर पेच फंसे हैं। पहले तो हम डोकलाम वाले विवाद पे उलझे हैं। दूसरा जो संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, उस पर राजनाथ सिंह जी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। बोले यार तुम जाफर एक्सप्रेस जो अमेरिका में, जो जाफर एक्सप्रेस तुम्हारा पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ, उसको तो तुम लिख रहे हो इसमें, और हमारे यहाँ जो पहलगाम हमला हुआ, इतना 28 से ज़्यादा निर्दोष लोगों को जाति पूछ के मार दिया गया, धर्म पूछ के मार दिया गया, उसका आप इसमें मेंशन नहीं कर रहे। तो भाई मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा। अब हस्ताक्षर नहीं करूँगा तो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा तो फिर संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या रह गया? फिर तो सब देश अपना अलग अलग से वो करेंगे, कोई किसी लेवल से कर रहा है, कोई किसी लेवल से कर रहा है। अब समस्या कहाँ फंसी है? भारत ने, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने एक और खोबा खड़ा कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं इसका स्थायी समाधान चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई ये व्यापार बाद में, पहले जो डोकलाम विवाद है, जो हमारा अक्साई चीन वाला विवाद है, इसे बिल्कुल स्थायी रूप से समाधान करना चाहता हूँ। तो ये भी अधर में अटकी नज़र आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल दे, किसके प्रति क्या बोलते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम। बात करें अमेरिका की, फिर से लौट अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को डांटते हुए लहजे में जयराम पवेल ने बोला है कि मैं रेट कट तो कर दूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं कि ये मूर्ख है, ये पागल है, ये इसको क्रेजी है, इसको दिमाग नहीं है, रेट कट करना चाहिए इसको। जयराम पवेल जो कि फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं रेट कट तो कर दूं, बट इन्होंने टैरिफ इतने ठोक रखे हैं सब देशों पे, देश के अंदर महंगाई आ जाएगी। और महंगाई ऑलरेडी पहले से इतनी है, जो जीडीपी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो तो पहली मंदी के दौर की ओर जा रही है धीरे धीरे। अगर मैंने रेट कट कर दिया तो फिर रेट कट करने से और भी मंदी की ओर जाएगी। और फिर जो लोग हैं ना, वो मुझे कर रहे आएंगे, सारे के सारे लोग हैं वो किसे कर रहे आएंगे? फेडरल बैंक के चेयरमैन को। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरबीआई का मेन उद्देश्य क्या है, मेन काम क्या है, कि पूरे देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल रखना ही आरबीआई का काम है। महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? स्थिर करेंगे, ब्याजों की दर बढ़ा देंगे। महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी तो ब्याज दर घटा देंगे, सीआरआर बढ़ा देंगे, जिससे मार्केट में जो कंजप्शन है उसको बढ़ावा मिलने के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए। तो इनका भी काम यही रहता है कि भाई देश के अंदर की जो महंगाई की स्थिति है ना, उसको कंट्रोल किया जा सके। और अभी की स्थिति में अमेरिका में बहुत ख़राब स्थिति चल रही है। तो जो जयराम पवेल है, उन्होंने बोला कि यार मैं बढ़ा तो दूंगा या रेट कर गिरा तो दूंगा, पर इन्होंने जो हर इसके ऊपर टैरिफ लगा रखा, हर देश के ऊपर कहीं ना कहीं टैरिफ लगा रखा है, तो उससे देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई बढ़ जाएगी तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई नहीं कर रहा आएगा मुझे, क्योंकि मैं मतलब फेडरल बैंक का चेयरमैन हूँ। जो वहाँ की बॉन्ड यील्ड है, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे सरकारी बॉन्ड जारी होता है ना, सिक्योरिटी, ऐसे ही वहाँ की जो बॉन्ड यील्ड है वो 4% पे आ गई है, 4.25 के आसपास। वो बेहद निचले स्तर पे है। जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स 95 रुपये 90 पैसे का बना हुआ है, जो कि 1973 से सबसे निचले स्तर पे है, 3 साल के सबसे निचले स्तर पे है। अभी डॉलर इंडेक्स आपने देखा होगा कि 110 रुपये पे पहुँच गया था। उस दौरान आपने सबने देखा भारतीय बाजार कितने गिर रहे थे। और ये बाहर जितना भी पैसा कमज़ोर हो रहा है ना अमेरिका का, ये अमेरिका की जो साख है ना, उस पर बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। मतलब ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि अमेरिका की जो साख है ना, जो वैल्यू है ना, वो डाउन हुई है। और वैल्यू डाउन होने के चलते अमेरिका से विश्वास हट के लोग बाग यूरोप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब जो बास्केट ऑफ करेंसी में जो यूरोपियन दो देश हैं, उन्होंने अपना जो मतलब देश सब अपनी अपनी करेंसी रखते हैं। ऐसी जो यूरोपियन यूनियन के 22 देश हैं ना, इन्होंने अपनी एक करेंसी रख रखी है जिसका नाम है यूरो। तो यूरो की ओर लोग बाग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूरो कमज़ोर नहीं हो रही, यूरो मजबूत है, अपने आप में बनी हुई है। और जो अमेरिकी डॉलर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर का कमज़ोर होने का पीछे जो कारण है वो अमेरिका की खुद की नीतियां हैं। बिना किसी बात के, बिना वजह के अत्यधिक टैरिफ लगाना, और अमेरिका के अंदर
अब जैसे 500% के आसपास बोल रहे कि 500% टैरिफ लग जाएगा, सेकेंडरी सैंक्शन मान लो, जो अमेरिका में कोई व्यापार करेगा। मान लो जैसे भारत और चीन दो देश ही जो रूस तेल बेचता है उसके 71% खरीदते हैं। भाई जो जाहिर सी बात है ईरान है, ईरान को क्यों टैरिफ लगाए, ईरान से क्यों हमला करवाया अमेरिका ने? क्योंकि वो डील करना चाहता था। ईरान ने डील नहीं करी। भाई ईरान से अगर उससे डील कर लेता ना, न्यूक्लियर की डील चल रही थी, वैसी भी डील चल रही तो ईरान पर हमला नहीं होता। देखो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं है, ये आप मान के चलो। क्योंकि आपने ऐसा देखा होगा, वही अमेरिका है 1971 के समय पे जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। 1999 में कारगिल युद्ध के समय पे जब हमें जीपीएस की आवश्यकता पड़ी थी तो हमने अमेरिका से बोला था कि आप हमें जीपीएस प्रोवाइड कर दो, तो अमेरिका ने मना कर दिया था। क्यों? वो तो अमेरिका ही जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब रूस पे हम ट्रस्ट क्यों ना करें। पर रूस ने अभी F-60 की बात चल रही थी, मैं एक F-60 से अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। F-60 का बहुत बड़ा मैटर है, घंटों भर की वीडियो हो जाएगी, वो ज़्यादा ठीक होगी। F-60 अमेरिका चाहता है कि भारत से खरीदे। कौन? वो अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे खरीदे, और वो बोलता है कि हम इसकी जो सर्विस है वो भी खुद ही करेंगे। भारत बोलता है कि आप इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दे दो, हमारे साथ में डील कर लो, मेक इन इंडिया के साथ बना लो, हम आपका F-60 खरीद लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं, आप हमसे खरीद लो, ये नायाब चीज़ है, ऐसा कोई है ही नहीं। और दूसरी तरफ रूस, जो कि जिसने 1971 के 40वां बेड़ा हमारे साथ भेज दिया था, हमारे हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा है, और रूस से भारत के पुराने संबंध अच्छे रहे हैं, और हमेशा किसी भी परिस्थिति में रूस ही सगा संबंधी पाया है भारत का। वो रूस बोलता है, अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस मिसाइल रूस के समझौते से तो बन रही है, पर रूस का और भारत का दोनों का एक समझौता है, उसी के कारण रूस में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। अभी सुखोई दे रहा है रूस, सुखोई की जो टेक्नोलॉजी है वो भी दे रहा है, और वो ये बोल रहा है इसमें आप ब्रह्मोस भी लोड कर सकते हो। वो अमेरिका बोलता है मैं नहीं दूंगा, मैं इसकी सर्विस भी होगी तो मैं इसे कार्गो शिप में भर कर लाऊंगा अमेरिका में, इसकी सर्विस करूँगा और आपको भेज दूँगा। तो अमेरिका इतना ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं है भारत का, बट वो हमें डर दिखाता है, डर कि भाई नहीं, सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा, आप और रूस के साथ व्यापार कर रहे हो तो ये कर दूँ वो कर दूँ। अल्टीमेटली अगर वो लगाता भी है ना तो भारत का उससे नुकसान तो होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जुबान कंट्रोल में नहीं रहती, वो कब क्या बोल देते हैं उन्हें खुद भी मालूम नहीं रहता। एक बार को शेयर बाजार गिरेगा, 100% गिरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाजार में एक तरफा रैली हुई है 3000 पॉइंट की, 21,000 से 25,500 आया है, और कितने दिन में आया है? मात्र और मात्र तुम्हारा 2-3 महीने के अंदर अंदर आ गया है। अभी जो FII है या जो DII है, DII की खरीदारी भी बेहद अच्छी नहीं आ रही है। DII भी कहीं ना कहीं संकोच में है कि यार रुक जाओ, पहले एक बार रिजल्ट सेशन आने दो, कंपनियों के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो ये जो मुद्दा है, जस्ट 1 मिनट साथियों, ये जो मुद्दा है ना साथियों, इसे आप हल्के में ना लो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं ना वो करते बाद में पहले बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत है कि वो अपनी एक ही चीज़ का 3 बार क्रेडिट लेते हैं, एक बार करने वाले होते हैं तब लेते हैं, कर देते हैं तब होता है, उसके बीच में एक बार लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, अभी जैसे उन्होंने जापान को डराया, भारत के लिए हालांकि उन्होंने पॉजिटिव ही बयान दिया भारत के लिए, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे लगता है भारत के साथ में हमारी जो अच्छी डील हो जाएगी, और भारत को हमने बहुत ही एक अच्छी मतलब कम टैरिफ वाली डील ऑफ़र की है। अभी भारत ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, पर हमें लगता है कि उसकी डील हो जाएगी। बट उसने जापान को डराते हुए कहा है कि जापान से मुझे लगता नहीं है कि हमारी डील हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले तक खबर आ रही थी कि जापान के साथ में डील हो गई है, अभी खबर आती है कि जापान के साथ डील नहीं हुई है। पेच कहाँ फंसा है? पेच फंस गया है चावलों पे। देखो जापान नहीं चाहता कि उसके यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं या जो चावल वगैरह है ना, वो अमेरिकी बाज़ार से जाएं, और अमेरिका बोलता है कि आप अपने यहाँ जो चावल कंज्यूम करते हो या जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, उसमें अमेरिका को जो मतलब प्रोडक्ट है ना उन्हें छूट दो। जापान उसमें कोई समझौता नहीं चाहता। भाई भारत में भी तो यही पेच फंसा है। भारत की जो डील है ना, भारत और अन्य डीलों पर तो लगभग सहमत ही है, लेकिन भारत जो कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट है ना उन पर सहमत नहीं है। भाई भारत में 8 करोड़ से ज़्यादा किसान है, और किसान में भी जो मेन मुख्य जीविका रखने वाले आदमी है वो गाय भैंस रखते हैं। हमारी आपकी या मतलब मैं भी एक थोड़ा सा मतलब Tier 4 सिटी से आता हूँ। Tier 4 सिटी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से। मुझे मालूम है कि हमारे
हमारे यहाँ जो किसान है ना, उनका जो मुख्य स्रोत है ना वो पशुपालन है। जो कृषि करते, खेती करते, उससे उन्हें पैसा थोड़ी आता है भाई। खेती से तो उन्हें लगभग 12 महीने में पैसा आता है, 9 महीने में पैसा रिकवर आता है। वो भी फिर मिल में गन्ना काट देते हैं, 2-3 महीने मिल वाले खा जाते हैं। 9 महीने में गन्ना आता है, फिर 9 महीने में डालते, पूरा साल भर में पैसा अटक के घूम फिर कर आता है। लेकिन जो उनकी जीवन व्यापन करने के लिए जो मुख्य चीज़ है जिससे वो अपना घर चलाते हैं, वो है पशुपालन। वे क्या करते हैं, अपना 4 भैंसें रख ली और अपना खेत से चारा आया वो डाल दिया, उसका दूध निकाला, बेचा डेयरी पे, और डिफरेंट जो डेयरी है वहाँ से उन्हें जो पैसा मिलता है उससे उसे उनकी जीविका चलती है। हाँ, भारत के 8 करोड़ किसानों की ये व्यवस्था है, वहाँ पे मात्र 25,000 किसान हैं अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हमारे किसानों को पहले आप प्राथमिकता दो। हमारे यहाँ पे जितनी भी कृषि को लेकर के योजनाएं बनी है ना, वो आपको साथियों जान का आश्चर्य होगा कि वो या तो लायबिलिटी और या फिर लोन को नज़र में रखते हुए बनी है। अगर कृषि की किसी भी तरह कोई भी तरह से जो पॉलिसी है ना उसमें छेड़खानी की गई ना, तो सरकार गिर सकती है। सरकार क्यों गिर सकती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ ना किसान मतलब चूँकि मैं भी एक किसान ही हूँ, इसलिए एक डोली होती है, खेत के दोनों के बीच में मेड़ होती है, उसमें जरा सा फावड़ा इधर लग जाए तो खून खच्चर हो जाता है। एमआरपी को लेकर के कितने दिन किसान वहाँ बैठे रहे जंतर मंतर में, हार के नरेंद्र मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी किसानों से और अपना वो बिल वापस लेना पड़ा। तो किसानों के साथ में छेड़खान करना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि तो हमारे जो कृषि प्रोडक्ट हैं उन्हें ही दे दो, उन्हें भारत में एंट्री दे दो, हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उन्हें भारत में एंट्री दे दो। वो संभव नहीं लग रहा। अब वो संभव नहीं लग रहा तो ऐसा बाजार पहले भांप पे आए। शेयर बाजार होने वाली किसी भी गतिविधि होगा आपको 1-2 दिन पहले अंदाजा दे देता है। जैसे जब आपने देखा होगा सितंबर में बाजार गिर रहे थे तो एफआईआई माल खरीद रहे थे, माल नीचे से 21,000 के आसपास से, तो समझ गए थे कि माल खरीद रहे मतलब कुछ ना कुछ होगा। भारत में डरने वाली बात नहीं है भाई, बाजार गिरा है आज विक्स के कारण। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना वो पहुंच गया है तुम्हारा मतलब 17 के आसपास, 17 पे विक्स पहुंच गया, कल था 12 पे। तो लोगों को लगा यार विक्स तो बढ़िया है, तो विक्स तो एक केवल वोलेटिलिटी को दर्शाता है, तो इसलिए अभी अपने आप में कोशिश रहने की आवश्यकता है। अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, अगर आप लंबे समय के निवेशक हो तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो या एफएनओ करते हो, इंट्राडे करते हो, तो ये साथियों बहुत कोशिश रहने का समय है। इस समय आपको ना हेजिंग पोजीशन साथ रख के चलनी पड़ेगी। मतलब आपको खुद नहीं मालूम होगा, एक बयान बाजार को गैप अप ओपन करा देगा, एक बयान बाजार को गैप डाउन ओपन करा देगा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जो आपको लग रहा है कि परिस्थिति सही है, परिस्थिति सही नहीं है। भारत के साथ डील हो गई तो डन है, और नहीं हुई तो फिर वही 26% वाला टैरिफ। और डोनाल्ड ट्रंप मुंह के बड़बड़ हैं, वो कब क्या बोल देंगे उन्हें खुद नहीं मालूम। तो इसलिए बहुत कोशिश रहें, बहुत सावधान रहें। जो भी स्टॉक मार्केट में काम करें वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। तो अगर आपको शेयर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।